हेलो फ्रेंड्स। आप सब ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया है और सबके मन में ये टेंशन चल रही है कि हम कौन सी सीट लें, कहाँ पे सीट लें, हमें सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो बहुत से बच्चों ने मुझसे कमेंट्स के थ्रू और व्हाट्सएप में, फेसबुक में बहुत से मीडियम से मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और मैंने सबको इंडिविजुअल आंसर देने की कोशिश की है। और उसी कड़ी में मैंने ये सोचा कि कई ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो किसी भी कारणवश आंसर नहीं पूछ पा रहे होंगे, अपने मन की डाउट्स नहीं बोल पा रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि कोई एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आपके लिए उससे थोड़ा सा आपको गाइडलाइन मिल सके और वो आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। तो उसी कोशिश में मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले कुछ भी बोलने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपके लिए बतला देता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी बातें बतलाने वाला हूँ वो केवल और केवल मेरा ओपिनियन है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इन सब बातों को फॉलो करें, माने। जो भी आपको इससे अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि हाँ मेरी बातों में कुछ वजन जैसा लग रहा है, आपको इससे लाभ मिल सकता है, तो ज़रूर आप उसका फ़ायदा लें। तो चलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ पैरामीटर्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि काउंसलिंग दो तरीके की होगी। एक तो सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग होगी, दूसरा इंडिविजुअल स्टेट लेवल पे काउंसलिंग होगी। और हम बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग किस लेवल पे होगी। तो सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग जो होती है उसमें बहुत सारी टाइप की सीट्स रहती हैं। लाइक सेंट्रल कोटा की सीट्स होगी नेशनल इंस्टीट्यूट्स में, लाइक जयपुर हो गया, जामनगर हो गया, या हो गया, BHU, आप सबने सुन रखा है इनके नाम। फिर उसके अलावा ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं हर स्टेट की कॉलेजेस में। जहाँ तक मेरा नॉलेज है वहाँ तक 15% तक की सीट होती है ऑल इंडिया कोटा की। फिर उसके बाद कुछ रहते हैं सीट्स की इंटरनल, जैसे कि NIA में है तो वहाँ के लिए इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट रिजर्व रहती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं। BHU में कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। तो हमें जो सीट है, जो सब्जेक्ट हम चाह रहे हैं या फिर जो कॉलेज हम चाह रहे हैं, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारे जो ऊपर के स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ के हैं। मतलब अगर हमारा रैंक कहीं पे थोड़ा नीचे आ रहा है तो हमसे ऊपर रैंक में जो स्टूडेंट्स हैं वो या इंटरनल कोटा वाले स्टूडेंट्स ही ज़्यादा हैं या फिर आउटर वाले स्टूडेंट्स ही ज़्यादा हैं। नेक्स्ट थिंग ये भी है कि हम जब रैंक जैसे भी लिस्ट निकल गई है तो बातें होंगी तो आप लोगों को पता चलता रहेगा कि स्टेट में, आपके जो स्टेट में, वहाँ पे आपके ऊपर कितने बच्चे आ रहे हैं या फिर आपके नीचे कितने बच्चों की रैंक, कुछ आपको आइडिया लग जाता है इतना, है ना। तो उसके बेसिस पर भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपके ऊपर जो बच्चे हैं वो कहाँ लेना चाह रहे हैं या फिर उनकी रैंक कितनी आगे तक आई हुई है, ऑल इंडिया रैंक कितनी आगे है। तो वो सेंट्रल में ही जाना चाहते हैं या फिर स्टेट में ही रहना चाहते हैं। इस टाइप से क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी सीटें कुछ ऊपर नीचे होती हैं। उसी प्रकार से किसी इंडिविजुअल कई जगह ऐसा है, क्योंकि कई स्टेट्स में बहुत ही कम लिमिटेड सीट्स हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स के मनपसंद सब्जेक्ट में PG सीट्स नहीं है, ऐसा भी कुछ क्वेरीज हैं। तो आप किस स्टेट में हैं, उस स्टेट में PG की कितनी सीटें हैं और किस किस सब्जेक्ट में PG की सीटें हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपके लिए। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन कोटा का है तो उसका भी हमें एक बेनिफिट मिल सकता है अपने अच्छे मनपसंद कॉलेज या मनपसंद सीट को लेने के लिए। लाइक अगर हम EWS कोटा से रिलेटेड हैं या फिर ST SC या फिर OBC या फिर इंटरनल कोटा से रिलेटेड हैं या फिर फिजिकली चैलेंज्ड वाले कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी हमें एक बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल सकता है अपने सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट में या फिर कॉलेज में लेने के लिए मैंने एक और बात बतलाई थी कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस और कॉलेज प्रेफरेंस वाली बात भी मैंने बतलाई थी कि कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि हमें फॉर एग्जांपल BHU से ही कोई भी सब्जेक्ट में PG करनी है, या फिर कई लोगों के मन में ये इच्छा रहती है कि मुझे तो संहिता सब्जेक्ट में PG करनी है, चाहे वो किसी भी कॉलेज में मिल जाए, या फिर काय चिकित्सा सब्जेक्ट में PG करनी है, चाहे फिर वो मुझे सेंट्रली यूनिवर्सिटी में मिले या फिर किसी अपने कॉलेज में भी मिले तो अब भी मुझे चलेगा। ऐसा कई लोगों के मन में भी धारणाएं रहती हैं। तो इस आधार पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर की मेरिट लिस्ट है उसको मैंने एनालिसिस किया है और आप लोगों के लिए उसमें से कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स निकाले हैं, क्योंकि वो जो मेरिट लिस्ट है बहुत ही ज़्यादा लंबी है। अगर मैं उसमें इंडिविजुअल एक एक पॉइंट पे बात करूंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि आप भी नहीं समझा पाएंगे और मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उस वीडियो को बनाकर अपलोड कर पाना। तो मैं उस लिस्ट को इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। आप अगर चाहें तो उस लिस्ट को आराम से देखकर समझ सकते हैं, और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मुझे पूछिएगा, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई द क्वेश्चन। लास्ट ईयर की जो काउंसलिंग थी वो 3 राउंड्स में हुई थी, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। तो हम देख लेते हैं कि राउंड 1 में किस रैंक तक सीट मिली थी। तो अगर हम बात करें तो राउंड 1 में रैंक 296 तक कंटिन्यू सीट मिल गई थी स्टूडेंट्स को, रैंक 296 तक। उसके बाद थोड़ा सा एक गैप आया था जिसमें फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी। फिर या तो उनके मन की सीट नहीं रही होगी, इसलिए उस रैंक में उन्हें सीट नहीं मिल पाई। फिर सीधे रैंक कहाँ पे मिली, 308 रैंक पे फिर सीट मिली। वो सीट थी NIA जयपुर में, काया चिकित्सा सीट की ही सीट थी वो। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा एक छोटा सा गैप आया था, 314 रैंक के बाद 314 रैंक पे मिली थी सीट, और फिर उसके बाद 327 रैंक को मिली सीट। वैसे ही फिर एक थोड़ा ब्रेक थ्रू आ गया था। अगर हम देखें तो 463 रैंक पे, 463 रैंक के बाद सीट नहीं मिल रही थी फर्स्ट राउंड में। 463 रैंक के बाद और फिर कहाँ पे मिली, 480 रैंक पे मिली। 480 रैंक वाले ने GSE केरला में शालाक के तंत्र लिया था। और फिर उसके बाद फिर एक नेशनल इंस्टीट्यूट मिला था, 513 रैंक पे मिला था IPGT जामनगर में, रोग विज्ञान विकृति विज्ञान सब्जेक्ट मिला था स्टूडेंट को, और उसने राउंड 2 में अपग्रेड करके NIA जयपुर में KC सब्जेक्ट लिया था। वैसे ही अगर मैं बोलूं आपको ऑल इंडिया रैंक पे बेसिस पे फर्स्ट राउंड में लास्ट कौन से रैंक पे सीट मिली, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे तो उसका जवाब मैं आपको दूंगा 6797। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 6797 जिसका रैंक था, उसने अय्या में क्रिया शारीर सब्जेक्ट लिया था DU कोटे से, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोटे से। वो कैटेगरी की सीट थी, SC कैटेगरी की सीट थी। उसने 6797 रैंक पे उसे ये सीट मिला था, और बाद में वो भी उसने अपग्रेड करके तिबिया कॉलेज में पंचकर्म सब्जेक्ट ले लिया था। तो ये पहले राउंड की बात मैं आपको बतला रहा हूं। वैसे ही अगर मैं, कई लोगों के मन में रहता है कि मुझे इस रैंक पे ये सब्जेक्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उसके लिए भी मैं एक पॉइंट आपको बतला देता हूँ। रैंक 5437 को अय्या में PTSR मिला था, प्रसूति तंत्र स्त्री रोग सब्जेक्ट मिला था। रैंक 4481 को अय्या में क्रिया शारीर मिला था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटी की सीट थी, OBC कैटेगरी की सीट थी, और उसको भी राउंड 3 में अपग्रेड होकर तिबिया कॉलेज में पंचकर्म सब्जेक्ट मिल गया था। वैसे ही जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं उनके मन में भी ऐसा डाउट होगा, तो उनके लिए भी बतला देता हूं मैं। 2940 रैंक पे अय्या की क्रिया शारीर सब्जेक्ट की सीट मिली थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटे की सीट थी। ये जनरल कैटेगरी की सीट थी, जनरल कैटेगरी वाले को ही मिली थी, और ये भी बाद में इन्होंने अपग्रेड करके तिबिया कॉलेज में द्रव्य गुण सब्जेक्ट ले लिया था, रैंक 2940। ये मैं पहले राउंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक भी अय्या में सब्जेक्ट मिले हुए हैं। फिर अगर मैं प्रसूति तंत्र की बात करूं, गायनी ऑफ, जो गर्ल्स में एक फेवरेट सब्जेक्ट है PG करने के लिए, तो 2767 रैंक को अय्या में PTSR सब्जेक्ट मिला हुआ है। ये राउंड 1 की बात है। राउंड 2 में अगर मैं बात करूं तो राउंड 2 में तो रैंक 22 तक की ऊपर के टॉप के बच्चों ने कोई चेंज नहीं किया है। राउंड 2 में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, समझिए। रैंक 23 वाले को अय्या में पंचकर्म मिला हुआ था, उसने अपग्रेड करके काया चिकित्सा सब्जेक्ट लिया। वैसे अगर मैं नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करूं राउंड 2 में, तो 5993 रैंक पे जामनगर IPGT एंड RA जामनगर में द्रव्य गुण सब्जेक्ट उसे मिला हुआ है। ये राउंड 2 की बात है। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो 5993 रैंक तक भी राउंड 2 में नेशनल इंस्टीट्यूट हमको मिल सकता है अगर हम लगे रहते हैं तो। फिर लास्ट राउंड था जिसको मॉपअप राउंड या फिर फिनिशिंग राउंड यही होता है। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो लास्टली जो मैंने आपको अभी राउंड 1 में एक सीट बतलाई थी जिसने छोड़ा था अय्या की सीट 6797 रैंक वाली, उस स्टूडेंट की सीट मिली थी राउंड 3 में 9057 रैंक वाले स्टूडेंट को अय्या में क्रिया शारीर की सीट मिली थी। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट है, SC कैटेगरी की सीट है। तो मेरे को ये बतलाने का
मोटो मेरा यही है कि आप लोग के रैंक जैसे भी आए हैं अभी, अब वो आपको बेहतर पता है और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आप ये समझ सकते हैं कि आपको सेंट्रल कोटे की काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और अगर आप भाग लेते हैं तो किस तरीके से राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में हम पार्टिसिपेट करें या फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन रखें कि हमें कॉलेज में अपने मनपसंद सीटें मिल सकें। तो इसके ऊपर ही मैंने ये कोशिश की कि आप लोगों के लिए कुछ ये फ्रूटफुल हो पाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। किसी के भी मन में और कोई डाउट होगा तो वो मुझे ज़रूर संपर्क करें, मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।